जब भी किसी कंट्री पर मुसीबत आता है, ईरान बजाय खड़े होने के उस टाइम पर अमेरिका का पकड़ बन जाता है। इस वजह से ईरान सऊदी अरब को अपना नंबर 1 एनिमी समझता है। यमन की फ्रीडम, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, इस सब की धज्जियां उड़ा रखी है ईरान ने। अब बताओ रीजन में कोई एक कंट्री जो कि ईरान को कभी भी सपोर्ट करने वाली है? कोई भी नहीं। ईरान इज द रीजन कि लेबनान आज डिस्टेबलाइज हो चुका है। इसके बाद भी ईरान का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि दोस्तों, ईरान को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। लेकिन इसके बाद भी ईरान की फॉरेन पॉलिसी को जब देखते हैं तो यहाँ से लगता है कि ईरान आज भी दुनिया की सबसे अनसिविलाइज्ड कौम है इन टर्म्स ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि ईरान की जितनी भी नेबर्स हैं, अरब रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ईरान ने उन सभी कंट्रीज के साथ पंगा ले रखा है। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका और यूरोप, उनको ईरान ओपनली धमकी देता है कि आप तो भाई हमारे निशाने पे हो। व्हेनेवर वी आर गेटिंग स्ट्रांग, सबसे पहले हम अमेरिका और यूरोप को ही मिटा देंगे। और इजराइल के साथ क्या हालात है वो तो आपको पता ही है। चलो, उनके साथ झगड़ा था, कल्चरली दे आर डिफरेंट। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखी थी, उनके साथ अगर दुश्मनी थी, ओके, दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन ईरान की अपनी से भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ दुश्मनी क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं। अब देखिए, ईरान 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मीनिया और अजरबैजान। इसके अलावा सी रूट अगर देखा जाए तो नॉर्थ में है कैस्पियन सी, साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, जिसकी हेल्प से ईरान को इन सी रूट्स के जरिए और भी दूसरे फ्रेंड्स मिलते हैं। जैसे कैस्पियन सी के थ्रू ईरान का डायरेक्ट बॉर्डर फिर आगे मिलता है रशिया के साथ। तो यहाँ से ईरान को ये फायदा था कि ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज के साथ ईरान डायरेक्टली अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ईरान की ज्योग्राफी दुनिया की सबसे बेस्ट ज्योग्राफी माना जाता है, क्योंकि ईरान एक इकलौती कंट्री है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को आपस में मिलाती है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी ईरान से ही होकर गुजरता है। जैसे दुनिया का 25% ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है। तो आप ऐसे समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी की जान ईरान के हाथ में है। अगर ईरान कभी भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर ले तो वर्ल्ड इकोनॉमी उसी टाइम पर क्रैश कर जाएगी। इसके अलावा ईरान 20 से 25% ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बाद भी जब ईरान पर कोई कंट्री अटैक करती है, ईरान के साथ कोई भी खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं होता। इसका रीजन यही है कि ईरान ने अपनी सभी नेबरिंग कंट्रीज के साथ पंगा ले रखा है। अब झगड़ा किस बात पर है, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जहाँ पर थियोक्रेसी मीन्स रिलीजन का रूल चलता है। तो इस वजह से इनके बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश चलता रहता है। दूसरा, पाकिस्तान का ईरान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है। तो ईरान हमेशा पाकिस्तान को यही ब्लेम करता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ईरान में आके वहाँ पर टेररिज्म फैलाते हैं और पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई भी बोल्ड एक्शन नहीं लेता है। पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है जैश अल आदल। ईरान पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जैश अल आदल, ये आके ईरान में टेररिज्म फैलाता है। तो पाकिस्तान को इनके खिलाफ कोई बोल्ड स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाता है, जिसके चलते 2024 में ईरान ने खुद जाके, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंट्री मार के पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किए हैं इस टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ से ईरान ने ओपनली पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज किया। अब देखिए, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उससे भी पहले 10 बार सोचना पड़ता है जब वो किसी कंट्री पर एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन ईरान ने खुद ही अचानक से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। अब एयर स्ट्राइक चाहे टेररिस्ट ग्रुप पर हो या किसी नॉर्मल सिविलियन पर, लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर घुस के वहाँ पर एयर स्ट्राइक करना, ये जंग के लिए एक ओपन सिग्नल होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर सभी डिप्लोमेटिक टाइज ईरान के साथ खत्म कर लिए थे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ईरान के साथ जंग में जाए। तो ईरान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी, पाकिस्तान ने उसे बंद करवाया, लेकिन फिर जल्दी पाकिस्तान ने उसे रिज्यूम भी किया। लेकिन आज तक ईरान और पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स चलते आ रहे हैं। अब देखिए, ईरान को यहाँ पर फायदा था कि एक न्यूक्लियर आर्म मुस्लिम कंट्री उनके साथ उनके पड़ोस में थी, तो यहाँ से ईरान को एक एज मिल सकता था। लेकिन खुद ही ईरान ने उनके साथ रिलेशन खराब करके अपना ही नुकसान करवाया। और ईरान इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस में करके चलते हैं, जिसकी वजह से जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई टेंशन होता है तो ईरान ना उस टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ओपनली और ना ही इंडिया को, जिसकी वजह से जब ईरान पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान भी उन्हें उस टाइम पर ओपनली सपोर्ट नहीं करता। ईरान पाकिस्तान और इंडिया को बैलेंस में लेके चलता है, इसी तरह से पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को बैलेंस में लेके चलता है। यही वजह है जब रिसेंटली अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसे कंडम तो किया, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर यूएसए में बैठ के वहाँ पर चिकन डिनर कर रहा था। अब आते हैं अफगानिस्तान में, यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है। उसका भी यही रीजन है कि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और अफगानिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है और तालिबान सुन्नी देवबंदी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो भी शिया मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं ईरान उन्हें ओपनली सपोर्ट करता है, जो फिर अलग अलग जगहों पर ईरान की गवर्नमेंट पर टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। तो यही रीजन है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में भी हमेशा क्लैश चलता रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसे अफगानिस्तान कभी भी नहीं भूलेगा वो ये कि जब 2001 में अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उस टाइम पर ईरान ने उनका साथ भी दिया। इस बात को आप दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी कंट्री पर मुसीबत आता है, ईरान बजाय खड़े होने के उस टाइम पर अमेरिका का पपेट बन जाता है।
आपको इस बात से गुस्सा आ सकता है, बट ये कोई पुरानी 300-400 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये बस 10-20 साल पुरानी बात है। आप इसे कहीं भी काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और अफगानिस्तान एक सुन्नी कंट्री है। वहाँ पर ईरान का कहना था कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के शिया मुस्लिम्स पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से ईरान ने फिर अमेरिका को हेल्प किया तालिबान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। इसके बाद इराक में भी ईरान ने सेम ही गलती की है। भले ही इस टाइम पर जो इराक में गवर्नमेंट है वो ईरान के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो भी शिया है, ईरान भी शिया है, लेकिन इराक के लोगों में जो ईरान के खिलाफ दुश्मनी है वो उनमें कई सेंचुरीज तक रहेगी। और आज इस बात को याद रखना, जब भी इराक स्टेबलाइज होगा, इस टाइम पर इराक डिस्टेबलाइज है, अलग अलग टेरर ग्रुप वहाँ पे रूल करते हैं, जब भी इराक में स्टेबिलिटी आएगी वो कभी भी ईरान की गद्दारी को नहीं भूलेगी। वो गद्दारी क्या थी कि जब सिमिलरली जैसे अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान पर, इसी तरह से जब अमेरिका ने अटैक किया इराक पर सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, उस टाइम भी ईरान ने ओपनली इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट किया। जी हाँ दोस्तों, आज जो ईरान दुनिया में हीरो बना फिरता है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बोलता है, जब सद्दाम हुसैन को हटाने की बारी आई उस टाइम पर ईरान ने इंटेलिजेंस सपोर्ट किया अमेरिका और इजराइल को सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। तो इराक जो इस टाइम पर डिस्टेबलाइज है, इसमें ईरान का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इस वजह से ईरान और इराक की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पड़ोस में एक और स्ट्रांग मुस्लिम कंट्री है, टर्की। टर्की के साथ भी ईरान के हमेशा खराब रिलेशन चलते हैं। पहला रीजन ये है कि ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और टर्की एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से ईरान ने उनके साथ भी दुश्मनी ले रखी है। भाई वो सुन्नी है, आप शिया हो, आपको उससे क्या लेना देना। लेकिन इसके बाद भी ईरान का सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि वो रिलीजन को हमेशा गवर्नमेंट में सबसे पहले लाते हैं, और यही रीजन है उसने अपने सभी पड़ोसियों के साथ अपने हालात खराब कर रखे हैं। दूसरा रीजन टर्की के साथ ये भी है कि टर्की में एक छोटी सी माइनॉरिटी है जिनको कहते हैं कुर्दुस। वो कुर्दुस चाहते हैं कि टर्की को स्प्लिट करके अपने लिए एक अलग से कंट्री बनाए, जिसका नाम वो कुर्दिस्तान रखना चाहते हैं। और ईरान को पता नहीं क्या चुल मची हुई है, वो इन कुर्द टेररिस्ट्स को सपोर्ट करता है टर्की के खिलाफ लड़ने के लिए। तीसरा रीजन ये है कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बनना चाहता है और टर्की चाहता है कि मैं ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूं। चौथा रीजन ये है कि टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी है, जिसकी वजह से वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो टर्की को इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो ईरान इस बात पर भी उन्हें क्रिटिसाइज करता है कि बताओ आप इजराइल को क्यों एक्सेप्ट करते हो एज ए नेशन। भाई उनकी फॉरेन पॉलिसियां, उनकी मर्जियां, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखो ईरान की डिसेंट टॉप पर्सनैलिटी इस बात पर टर्की का मजाक उड़ाते हैं कि टर्की के लोग हिपोक्रेट्स हैं। वो एक तरफ से खुद को मुसलमान कहते हैं और दूसरी तरफ से इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यही 4 रीजन है टर्की और ईरान के रिलेशन भी खराब ही रहते हैं। इसके अलावा अजरबैजान, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनके साथ भी ईरान की कोई अच्छी बात नहीं बनती है। भले इनके साथ दुश्मनी है, दोस्ती हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मेन जो उनके बड़े 4 एलाइज हैं उन सब के साथ ईरान ने अपने हालात खराब कर रखे हैं। अब जिनके साथ ईरान का बॉर्डर लगता है उनका तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा रीजन में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ आप ईरान के रिलेशन देखो। सऊदी अरब, उसको ईरान अपना नंबर 1 एनिमी समझता है। अब इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर ईरान के पास एटम बम आए तो दूसरा खतरा है इजराइल को। पहला थ्रेट तो वो सऊदी अरब के लिए होगा, क्योंकि सेम शिया सुन्नी का कांसेप्ट वो यहाँ पर भी लगाते हैं। अब सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी सुन्नी कंट्री है और सुन्नी कंट्रीज की आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लीडर ही मान लो। इस वजह से ईरान सऊदी अरब को अपना नंबर 1 एनिमी समझता है। और दूसरी कंट्री है लेबनान। लेबनान में तो दम ही नहीं है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, लेकिन उसके पीछे भी ईरान का ही हाथ है, क्योंकि ईरान ने अपने एक ग्रुप हिजबुल्लाह के जरिए वहाँ पर कब्जा कर रखा है। अब इनडायरेक्टली ईरान का ही कब्जा है इस टाइम पर लेबनान में भी, क्योंकि हिजबुल्लाह ही वहाँ के मेजर पोर्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन लेबनान के लोगों का जो गुस्सा है ईरान के खिलाफ वो एक अलग लेवल का है, क्योंकि ईरान इज द रीजन कि लेबनान आज डिस्टेबलाइज हो चुका है। इसके अलावा यमन पर भी ईरान ने ही कब्जा कर रखा है हूथी रेबल्स के जरिए। अब हूथी रेबल्स इस टाइम पर नो डाउट इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन यमन के जो ओरिजिनल लोग हैं उनकी बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है ईरान के खिलाफ, क्योंकि इन रेबल्स के कंट्रोल करने की वजह से मेन कंट्री यमन में भी बहुत ही ज्यादा क्लैशेस चलते रहते हैं। क्योंकि हूथीज कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं है, वो एक तरह का मिलिटेंट ग्रुप ही है जिसको कि ईरान कंट्रोल करता है। इस वजह से यमन की फ्रीडम, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, इस सब की धज्जियां उड़ा रखी है ईरान ने। एक और कंट्री है पड़ोस में ही सीरिया का आपको पता है, वहाँ जो ब्रूटल लीडर था, शिया लीडर बशर अल असद, उसका ओपनली सपोर्ट तो ईरान ही करता था। इनफैक्ट ईरान के दम पे वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम के ऊपर जुल्म करता था। तो सीरिया के लोगों की भी ईरान के खिलाफ बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि सीरिया को डिस्ट्रॉय करने के पीछे ईरान का ही हाथ था। इसके अलावा जॉर्डन, वो तो आपको पता ही, वो तो इजराइल और अमेरिका का पपेट ही है। जब ईरान मिसाइल अटैक करता था इजराइल के ऊपर, वहाँ पर जॉर्डन भी ईरान के मिसाइल उसको रोक रहा था। वो तो छोटी सी कंट्री है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ दुश्मनी पर है। इसके अलावा इजिप्ट की भी दुश्मनी है ईरान के साथ। क्यों? क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करना चाहता है फलस्तीन में, लेकिन उसका एक ही लैंड रूट था, वो था इजिप्ट के जरिए। लेकिन इजिप्ट इन चीजों को वहां से सप्लाई नहीं होने देता, इसकी वजह से ईरान और इजिप्ट का भी हमेशा टेंशन चलता रहता है। यूरोप और अमेरिका इस टाइम पर दुनिया के 2 बड़े सुपर पावर्स हैं, उनके साथ तो ईरान ने ओपनली पंगा ले ही रखा है। ईरान तो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करता है कि
जब भी हम सुपर पावर बनेंगे पहले हमें अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बाद यूरोप को। तो यूरोप और अमेरिका के साथ भी ईरान की दुश्मनी चलती रहती है। अब बताओ रीजन में कोई एक कंट्री जो कि ईरान को कभी भी सपोर्ट करने वाली है? कोई भी नहीं, क्योंकि ईरान ने सबके साथ पंगा ले रखा है। भले ही ईरान की सिविलाइजेशन 2000-4000 साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन आज 21st सेंचुरी में उन्हें ये भी नहीं पता कि इस ग्लोबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कैसे किया जाता है, जिसके मेनली दो रीजन है। पहला, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी डोमिनेंस चाहता है, और दूसरी कोई कंट्री बेवकूफ नहीं है जो उसकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करे। और दूसरा रीजन, ईरान हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में रिलीजन को घुसाता है। कोई भी सुन्नी कंट्री है उसके साथ भी पंगा ले रखा है, कोई सेक्युलर कंट्री है उसके साथ भी पंगा ले रखा है। ईरान चाहता है जैसे हम शिया हैं इसी तरह से पूरी दुनिया को शिया बनना चाहिए, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस तरह से काम नहीं चलता है। हर कंट्री की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, उन्हें अपनी तरह से रेस्पेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ कि ईरान दिन रात साल के सभी दिनों इन कंट्रीज के साथ जंग में रहता है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि डिप्लोमेटिकली ईरान की इन कंट्रीज के साथ कोड रिलेशन है, विच मीन्स वो ईरान को ओपनली सपोर्ट नहीं करेगी। बाकी हमेशा ईरान के साथ जंग में नहीं रहता है। ऐसे काम नहीं चलते हैं कि कोई दुश्मन है फिर वो दुश्मन ही रहता है। ईरान उनके साथ ट्रेड भी करता है, लेकिन अगर कोई भी मुश्किल वक्त आता है ईरान के साथ वो खड़े नहीं होने वाले। अब इस वीडियो में हमें सिर्फ ईरान की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज ही करना था, इसके अलावा उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिसको हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन फॉल्ट्स हैं, कौन कौन लूप होल्स हैं जो ईरान को हमेशा पीछे रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।